Wake me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र डबास द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डबास। आज मैं आया हूं जोधपुर। तो जोधपुर में कौन कौन सी जगह है घूमने की दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा आपको कहां ठहरना चाहिए, खाना कहां का अच्छा मिलेगा और आप कहां कहां घूमेंगे। तो चलिए, और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आपके पास आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और मैं मेहरानगढ़ के किले को एक्सप्लोर करने के बाद आ पहुंचा हूं जसवंत थड़ा, जो कि मेहरानगढ़ किले से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो मान लीजिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जोधपुर की कि हम जोधपुर को कैसे देखें और किस क्रमबद्ध में देखें। तो सबसे पहले दोस्तों आप स्टार्ट करेंगे मेहरानगढ़ किले से, फिर आप देखेंगे जसवंत थड़ा, जो कि अब मैं आ पहुंचा हूं। यहाँ पर 30 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है जसवंत थड़ा को देखने की। तो बात करते हैं जसवंत थड़ा देखने से पहले दोस्तों कि हम जोधपुर को कैसे देखें। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे जसवंत थड़ा को, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे मंडोर गार्डन और फोर्ट को, और चौथे नंबर पर हम देखेंगे उमेद भवन, और 5वें नंबर पर हम देखेंगे शाम के समय कायला झील। और दोस्तों उसके बाद अगले दिन हम देखेंगे पुराना जोधपुर सुबह और घंटाघर और उसके आसपास की मार्केट। और यदि आपके पास समय है दोस्तों, तो आप खेजड़ला जो है जोधपुर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में खेजड़ला आएगा, आप वो भी वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब जसवंत थड़ा की। तो दोस्तों, जसवंत थड़ा जोधपुर परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के लिए सुरक्षित है। इससे पहले राज परिवार के सदस्यों का दाह संस्कार मंडोर में हुआ करता था। इस विशाल स्मारक में संगमरमर की कुछ ऐसी शिलाएं भी दीवारों में लगी हैं जिनमें से सूर्य की किरणें आर पार हो जाती हैं। सन 1899 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, जो कि 1888 से 1895 की याद में उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह ने इसे बनवाया था। लेकिन अब यह पर्यटक खूब आते हैं क्योंकि यहाँ ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यह भवन लाल घोटू पत्थर के चबूतरे पर बनाया गया है। यह बना बगीचा और फुआरा बहुत ही अच्छे हैं। धूपुर राजघराना सूर्यवंशी रहा है। संगमरमर निर्मित जसवंत थड़े में कुछ ऐसी शिलाएं भी दीवारों में हैं जिनके आर पार सूर्य की रोशनी आ सकती है। इस स्मारक के लिए जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर मकराना से संगमरमर का पत्थर लाया गया था। इस स्मारक को बनाने में उस समय 2,84,678 रुपये का खर्चा आया था। तो दोस्तों, ये काफ़ी सुंदर स्मारक है, तो आप यहाँ जरूर जाए। तो आगे हम चलते हैं मंडोर गार्डन की तरफ और बताएंगे आपको मंडोर गार्डन के बारे में। और मंडोर गार्डन जोधपुर के उन चुनिंदा बहुत ही अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक है जो आप जरूर देखें। तो दोस्तों, बात करते हैं मंडोर गार्डन की। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं, आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। और यहाँ पर राज परिवारों की छतरियाँ हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जसवंत थड़ा से पहले यहाँ पर उनका दाह संस्कार होता था। तो ये देखिए, ये है वो छतरियाँ। तो चलिए बात करते हैं और इतिहास जानते हैं मंडोर गार्डन का। राजाओं की पहले राजधानी हुआ करती थी मंडोर। यह अपने पत्थर के लंबे गलियारों के लिए प्रसिद्ध है, जो देश भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के पूर्व शासकों के स्मारक भी देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। पारंपरिक छत्तर आकार की शैलियों के विपरीत ये स्मारक या देवाल एक हिंदू मंदिर की तरह दिखाई देते हैं।
ये देवाल 4 मंजिला हैं और लाल बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं और इन पर जो नक्काशी है वो बहुत ही अच्छी है, सुंदर चक्रों और स्तंभों के साथ हैं। महाराजा अजीत सिंह के देवाल सबसे आकर्षक है क्योंकि यह एक सुंदर उद्यान में स्थित है। यहाँ 3 लाख तीर्थ और नायकों के हॉल के नाम के 2 हॉल हैं। मंदोर गार्डन के पास स्थित है 3 लाख तीर्थ हिंदू देवताओं की विभिन्न रंगीन छवियों से सजा है। नायकों का हाल राजपूत लोक नायकों को समर्पित है। इन नायकों की कई मूर्तियां जो चट्टान पर जटिलता से तराशी गई हैं, यानी कि पत्थरों पर बनाई गई हैं और चटकीले रंगों से चित्रित हैं, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। गार्डन में स्थित पहाड़ी की चोटी से मंदोर शहर के नष्ट किए गए हिस्से को देखा जा सकता है। जब आप वो आगे जाएंगे उन हॉल की तरफ तो वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और राइट की साइड में वो जो है पुराना इनका किला भी है और वहाँ से आप वो पूरा शहर देख सकते हैं। रानियों का एक और खूबसूरत स्मारक पहाड़ी के पास ही है। इसका प्राचीन नाम मांडवपुर था। इतिहास में पहले मांडवपुर में राव जोधा का शासन चलता था, लेकिन जब राव जोधा को लगा कि मंडौर को अब सुरक्षित नहीं रखा जा सकता तो इसके लिहाज से उन्होंने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। फिलहाल इस किले के कुछ अवशेष ही बाकी हैं जो कि बौद्ध संस्थापक शैली पर आधारित था। सन 1395 में चुंडाजी राठौर की शादी परिहार राजकुमारी से होने पर मंडोर उन्हें दहेज में मिला था। तब से परिहार राजाओं की इस प्राचीन राजधानी पर राठौड़ शासकों का राज हो गया। कुछ लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि मंडोर रावण की ससुराल होने का अनुमान भी है, मगर रावण की पटरानी मंदोदरी नाम से मिलता नाम के अलावा अन्य कोई साक्ष्य यहाँ उपलब्ध नहीं है। मंडोर का जो किला है, देवाल, देवताओं की राल, जनाना उद्यान, संग्रहालय, महल तथा अजीत पोल दर्शनीय स्थान हैं यहाँ पर देखने लायक। मंडोर में होली के दूसरे दिन राव का मेला लगता है। मंडोर सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता का प्रतीक है। मंडोर में जनाना महल, एक थंबा महल, नहर, झील, अजीत पोल, देवता की साल, वीरों का दलान, मंदिर, बावड़ी व विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हुए हैं। इस पार्क में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के राजा अजीत सिंह व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासनकाल के समय 1714 से 1749 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। अपने ऊंची चट्टानों, चबूतरों के साथ अपने आकर्षक बगीचों के कारण यह प्रचलित पिकनिक स्पॉट बन गया है। यहाँ आज भी देसी और विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। जनाना महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1707 से 1724 ईस्वी के शासक काल में हुआ था। इस भवन का निर्माण राजघरानों की महिलाओं को राजस्थान में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी से निजात दिलाने के लिए करवाया गया था। महल के प्रांगण में एक जल कुंड बना हुआ है जिसे नाक गंगा भी कहते हैं। इस कुंड में पानी पहाड़ से एक छोटी धारा के रूप में बहता रहता है। बाग के बाहर एक 3 मंजिली प्रहरी इमारत बनी हुई है। इसका निर्माण भी महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर राव महोत्सव, हरियाली अमावस्या, नागपंचमी, वीरपुरी मेला, भोगी सेल परिक्रमा मेले लगते हैं। और यहाँ पर तानपीर की दरगाह भी है। तानपीर जी की दरगाह एक झील के किनारे बनी हुई है। झील का नाम नागदड़ी झील है। तो आप ये सभी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और ये दोनों जो यहाँ पर 2 हॉल बने हुए हैं, एक यहाँ पे जो ये लोग जा रहे थे, एक ये सामने वाले, इनमें अलग अलग तरह से यहाँ पर जो उस समय की कलाकृतियाँ, कुछ चट्टानों पर बनाई हुई आकृतियाँ और एक उसमें जो है उन राजाओं से, राज परिवार से संबंधित उनके जो है चित्रकारी फ़ोटोज़ जो है लगे हुए हैं। तो आप मंडोर जाकर
मंडोर गार्डन देख सकते हैं। ये काफ़ी प्रचलित पर्यटक स्थल है जोधपुर का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम और आगे बात करेंगे कि यदि आप जोधपुर घूमने जाते हैं तो आपको कितने दिन के लिए जोधपुर जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको जोधपुर 2 दिन के लिए जाना चाहिए दोस्तों। तो 2 दिन में आप यहाँ जाएंगे तो आपका कितना खर्चा आएगा, तो उस बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ दूसरी चीज़ें। तो दोस्तों आप इस मंडोर गार्डन के साथ साथ इस मंडोर किले को भी आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल इसके साथ में जो है सटा हुआ है मंडोर गार्डन के साथ। और ये ऊपर से जब आप पहाड़ी से देखेंगे तो इसके जो अवशेष हैं, जो पुराना किला है, क्योंकि बहुत पुराना है, तो आप देख सकते हैं। तो आगे अब हम चलते हैं उम्मेद भवन की तरफ। तो ये है उम्मेद भवन और उम्मेद भवन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं उम्मेद पैलेस की। एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खोला गया है और ये वाला हिस्सा जहाँ पे ये बना है ये है एक तरह से होटल, और यहाँ पर जो हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनकी शादियाँ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की यहीं पर शादी हुई थी जोधपुर उम्मेद पैलेस में। और ये खुला जाता है, ये जो हिस्सा है म्यूजियम के रूप में, ये पर्यटकों के लिए है। और एक हिस्सा दोस्तों अभी भी जो यहाँ का राज परिवार है वो उनके निवास के लिए रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं इस उम्मेद पैलेस की कुछ इतिहास के बारे में। इस पैलेस का निर्माण उस समय के महाराजा उम्मेद सिंह ने वर्ष 1929 से शुरू करवाया और यह महल साल 1943 में बनकर पूरा हो गया। कहा जाता है कि यह महल दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है और इस महल को बनाने में लगभग 30,000 से भी अधिक लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण किया। एक अनुमान के तहत इस भवन के निर्माण में लगभग 11 मिलियन रुपए की लागत लगी। आज यह महल जोधपुर के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस भवन का निर्माण कराने के पीछे कई वजह थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इस पैलेस के निर्माण कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को का भला करने के लिए था। कहा जाता कि उस समय राज्य को कई महीनों तक सूखे का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से राज्य के किसान और मजदूर काफ़ी परेशान थे। इस परेशानी को देखते हुए महाराजा ने बेरोजगारी और भुखमरी में से बचने के लिए इस महल का निर्माण कराया था, ताकि प्रजा को रोजगार मिल सके और भोजन भी। और जो ये म्यूज़ियम बनाया गया है, जो पब्लिक के लिए खोला गया है दोस्तों, इसमें सारी राज परिवार से संबंधित पूरी चीज़ें कि वो क्या इस्तेमाल करते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, उनकी पीढ़ी के बारे में, उम्मेद सिंह के बारे में सब कुछ दिखाया गया है। तो आप यहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। तो चलिए इस पैलेस के बारे में कुछ और बातें करते हैं, जो कि वास्तुकार हेनरी वॉन लॉन्चेस्टर को इस महल की डिज़ाइन के लिए काम सौंपा गया था। बलुआ पत्थर और संगमरमर से तैयार यह महल मध्यकाल का एक अद्भुत कला का एक जीता जागता उदाहरण है। कई जगह इस महल को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि इस महल में लगभग 347 कमरे, कई दरबार हॉल, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, बिलियर्ड रूम और शानदार निजी भोजन कक्ष भी मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौजूदा समय में इस महल को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला रॉयल निवास, दूसरा उम्मेद भवन पैलेस, तीसरा म्यूजियम और तीसरा उम्मेद भवन पैलेस होटल। रॉयल निवास को शाही परिवार का घर माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ किसी भी आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है। उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम में मध्यकाल के कई तस्वीरें, स्मृति चिन्ह, तलवार, बर्तन आदि को रखा गया है, जैसा कि जो आप ये देख पा रहे हैं। उम्मेद भवन पैलेस होटल को कहा जाता है इस महल के एक हिस्से को साल 1971 में होटल में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें लगभग 70 से अधिक कमरे हैं। कहा जाता कि यहाँ के कमरों की कीमत लगभग 22,000 प्रति दिन के हिसाब से है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से सेलिब्रिटियों की शादियाँ भी यहाँ पर इस होटल में हुई है।
घूमने के लिए इस महल में भारतीय पर्यटकों के लिए 30 रुपये, बच्चों के लिए 10 रुपये और विदेशी सैलानियों के लिए 100 रुपये की टिकट लगती है। और ये देखिए कितना सुंदर पार्क है। यहाँ आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं। तो ये था आपका उम्मेद पैलेस। तो अब हम चलते हैं कायलाना झील की तरफ। तो दोस्तों ये मेरा आखिरी स्पॉट था शाम के समय कायलाना झील का, और कायलाना झील काफ़ी अच्छी थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर गंदगी बहुत है। यहाँ पर लोगों ने जो खा पी कर जो कचरा फेंका हुआ है हर जगह, यहाँ पर साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी। ये देखिए, आप खुद ही देख पा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ अपने परिवार के साथ शाम को बोटिंग करने जरूर आ सकते हैं। यहाँ स्पीड बोट है, यहाँ नॉर्मल बोट है, जिसमें नॉर्मल बोट में मैं बैठा था और ये एक तरफ है स्पीड बोट। तो आप यहाँ पर स्पीड बोट का आनंद उठा सकते हैं दोस्तों, और आप यहाँ आ सकते हैं। तो ये थी कायलाना झील। तो दोस्तों बोटिंग के लिए जो नॉर्मल बोट है उसके लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये है, और जो स्पीड बोट है उसके लिए प्रति व्यक्ति 200 रुपये है। तो शाम के वक्त अगर आप यहाँ पर बोटिंग करने आते हैं तो यहाँ घूमना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अभी हम बात करते हैं जोधपुर घूमने के कुल खर्चे की। तो दोस्तों यदि आप बस से जाते हैं तो 900 रुपये AC बस का स्लीपर का एक साइड का किराया है, 500 रुपये के आसपास ट्रेन का है, 600 से 1000 के बीच में आपको होटल आराम से मिल जाएगा, 500 रुपये प्रतिदिन खाने का लगेगा। तो आप ट्रेन से जाते हैं तो 5200 रुपये लगेंगे, और बस से जाते हैं तो 6000 रुपये लगेंगे। यदि आप 2 ट्रैवलर जाते हैं दोस्तों तो इसमें से लगभग 1000 रुपये कम हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में जयपुर में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।